So today we will discuss ecological organization. So previous वीडियो में हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम एक स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एटॉमिक लेवल कहते थे, उससे हम आए एक हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते थे। हमारे पास दो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने थे, एक था हमारे पास प्लांट और एक हमारे पास एनिमल। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होती है तो इसके बाद ऑर्गेनिज्म के बाद हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है इसी हमें इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये स्टडी जो है ये इकोलॉजिस्ट करते हैं। इकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। अगर आप देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस दुनिया में, तो वो नॉन लिविंग थिंग के बगैर अपनी जिंदगी को सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक इंटरेक्शन है। तो हम उस इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा नॉन लिविंग के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये इन्वायरमेंट जो है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, ये हमें देता है फूड। अगर हम खुराक खाते हैं तो हम अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट से खाएंगे। दूसरी बात, ये हमें देता है शेल्टर, हमें पनाह देता है, हमें रहने की जगह देता है। ये सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ये हैबिटाट भी देता है, ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड भी देता है और ये उसे शेल्टर भी देता है। तो इस तरह की रिलेशन को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर कैसे आते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं। तो हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पर आए थे। तो उसके बाद हमारे पास जो इकोलॉजिकल लेवल है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम एरिया। इधर आपको यह टर्म जो है इसका जानना जरूरी है। स्पीशी उसे कहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आप में इंटरप्रेट करते हैं फ्रीली, जो अपने आप में मिलजुल सकते हैं और उस मिलजुल से वो बच्चे लाते हैं, तो वो एक स्पीशी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन एक स्पीशी है तो हम आपस में मिल सकते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें जो है कुत्ता जिसे हम कहते हैं डॉग्स, ये एक स्पीशीज है, वो आपस में मिलते हैं और बच्चे लाते हैं। इसी तरह प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज है तो वो प्लांट स्पीशीज कहलाती है। इसी तरह एनिमल और प्लांट में बहुत ज्यादा स्पीशीज है जो आपस में मिलती है और अपनी नस्ल को बढ़ाती है, तो उसे हम स्पीशीज कहते हैं। अगर हमारे पास सेम स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज है लिविंग इन सेम एरिया और वो एक ही एरिया पर रह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। एक ही स्पीशीज होगी, सेम स्पीशीज, और वो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही होगी, तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। अगर मैंने ये एक एरिया ड्रा किया है और इस एरिया में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ है ह्यूमन, हमने इंसानों को इसमें डाला है, तो ये हमारे पास है एक ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो है न प्लांट्स है, अदर एनिमल भी इसमें नहीं है, तो ये सिर्फ हमारे पास बन गई एक एनिमल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ एक और एरिया ड्रा किया है और इसमें मैंने कुछ प्लांट्स को ड्रा किया है, तो ये हमारे पास है प्लांट पॉपुलेशन। लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये भी प्लांट की एक ही स्पीशीज होगी, ये सारे प्लांट नहीं है, ये सारी एक स्पीशीज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसे हम कहते हैं कि एक मलबरी प्लांट है, तो ये मलबरी प्लांट की हमारे पास एक स्पीशी होगी। तो पॉपुलेशन उसे कहते हैं कि एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है। अब हम फिजिकल इन्वायरमेंट पे आ रहे हैं ना, तो अगर एक फिजिकल इन्वायरमेंट है और उसमें हमारे पास एक ही स्पीशीज रह रही है और कोई भी स्पीशी उसमें नहीं है, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सेकंड लेवल है उसे हम कहते हैं कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम एरिया। अब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है और उस एरिया में डिफरेंट स्पीशीज रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एरिया है उसमें ह्यूमन भी है, इसी तरह अदर एनिमल हम ले ले उसमें फिश भी है। अगर हम एक और स्पीशीज में डालें, इसमें एक मलबरी प्लांट भी है, तो बहुत ज्यादा स्पीशीज हो सकती है, एक नहीं। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में मोर देन वन स्पीशीज रह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास ये है एक एरिया, इस एरिया में एनिमल ह्यूमन भी है, प्लांट भी है, और अदर एनिमल में हमने फिश जो मछली है उसको भी ड्रा किया है, तो ये हमारे पास बन गई कम्युनिटी।
इसे हम कहते हैं कम्युनिटी। हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। हमने पॉपुलेशन में यह पढ़ा कि ऐसा एरिया होगा जिसमें एक स्पीशीज होगी। अब कम्युनिटी में ये एक ऐसा एरिया होगा जिसमें मोर देन वन स्पीशीज हमारे साथ पाई जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। If a geographical area consists of both biotic part and abiotic part, it is said to be ecosystem. अब एक पार्टिकुलर एरिया है और इस एरिया में दोनों फैक्टर पाए जाते हैं, उसमें बायोटिक फैक्टर भी है और एबायोटिक फैक्टर भी है। तो अगर ये दोनों फैक्टर उसमें शामिल है तो वो जियोग्राफिकल एरिया हमारे पास कहलाएगा इकोसिस्टम। बायोटिक पार्ट इसका क्या होगा? लिविंग पार्ट। अगर उस पार्ट में प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी उसमें मौजूद होंगे। दूसरा एबायोटिक पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट, फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें एक फिजिकल एनवायरनमेंट भी मौजूद होगा, तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। अगर हम एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया ले ले, फॉर एग्जांपल अगर वो एक एक्वेटिक जियोग्राफिकल एरिया मैंने लिया जहां पानी है, तो अगर आप देखें ये पानी जो है ये हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज रह रही है। अगर आप देखें पानी में मुख्तलिफ किस्म की फिशेज जो है वो सर्वाइव करती हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्लांट्स भी वहाँ सर्वाइव करते हैं, तो फिर ये हमारे पास एक इकोसिस्टम बन जाता है विच इज कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब इकोसिस्टम से हम थोड़ा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोम। Biome is an area classified according to the species that live in that location. अब हम इस अर्थ में एक ऐसी लोकेशन को एक ऐसी लोकेशंस में डिवाइड करते हैं जहां एक पार्टिकुलर स्पीशीज रह रही होंगी। हर स्पीशीज वहां सरवाइव नहीं कर सकती। हर एक स्पीशी के लिए इस अर्थ की प्लेनेट में अपना एक एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बायोम ले लूं, अगर वो बायोम इक्वेटिक है तो अगर इक्वेटिक बायोम है, इक्वेटिक बायोम में ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। इस तरह अगर मैं एक टेरेस्ट्रियल बायोम ले लूं जिसको हम लैंड कहते हैं, जमीन पर जो जानवर रहते हैं, उसमें हम मछली को नहीं डाल सकते क्योंकि ये उनके लिए, ये एरिया उनके लिए स्पेसिफाई नहीं है। इसी तरह अगर हमारा बायोम, हमारे पास एक फॉरेस्ट बायोम है जंगलात वाला, तो वह ऐसे जानवर सर्वाइव करेंगे जो जंगलों में सर्वाइव कर सकते हैं, उसे भी आप यहाँ नहीं रह सकते। इसी तरह हम भी जंगलों में सर्वाइव नहीं कर सकते। सो an area classified according to the species that live in that location, ये उस स्पीशीज की बिना पर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर और उसकी सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक पर क्लासिफाई होगा और वो स्पीशीज जो है वो एरिया में सर्वाइव करेगा। देयर आर अराउंड 17 बायोम। हमारे पास जो है 17 बायोम है जिसमें मैंने कुछ को लिखा है। फर्स्ट हमारा है डिजर्ट, सहरा। अगर आप सहरा में देखें तो बहुत ज्यादा बायोटिक, उसमें भी, इसमें भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होंगे, लेकिन उसमें जो स्पीशीज होगा सहरा में हमारे पास जो प्लांट पाए जाते हैं, अगर आप वो देखें वो प्लांट जो है ये फॉरेस्ट में आपको नहीं मिलेंगे, ये वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह फॉरेस्ट के जो प्लांट है ये आप उसको डिजर्ट में भी नहीं डाल सकते। दूसरा हमारे पास है ग्रासलैंड। तीसरा हमारे पास है टंड्रा। टंड्रा को हम कहते हैं कोल्डेस्ट बायोम। बायोम, सारे बायोम में जो सबसे ज्यादा ठंडा है वो हमारे, इसे हम कहते हैं टंड्रा। आपको ऐसी भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो ऐसे माउंटेन में भी पाए जाएंगे जहां बहुत ज्यादा स्नो होगा, वो एनवायरनमेंट जो है बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। इसी तरह फॉरेस्ट एक बायोम है जहां भी एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो आपको और बायोम में नहीं मिलेंगे। इसी तरह टेरेस्ट्रियल, हमारा जो बायोम है वो है टेरेस्ट्रियल। हम जो है जमीन पर रहते हैं, एक हमवार जमीन पर, और उस पर अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, तो ये बायोम जो है हमारा बायोम है। एक बायोम हमारे पास है इक्वेटिक। इक्वेटिक बायोम वो बायोम है जिसे हम कहते हैं वाटर। वो हो स्पीशीज जो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी पानी से हटा दे तो वो अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते। तो ये थी हमारे पास मुख्तलिफ बायोम। अगर ये सारे बायोम जो है ये हमारे साथ इकट्ठे हो जाए तो ये बनाती है बायोस्फीयर। Part of Earth inhabited by living organism in which life exists. पार्ट ऑफ अर्थ भी इसी कहते हैं, या इसी आप जो कंप्लीट अर्थ भी उसे कह सकते हैं। तो वो हो अर्थ का वो हो पार्ट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता हो, जिसमें जिंदगी चल सकती हो, तो उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो वो हो हमारा पास है अर्थ प्लेनेट। अर्थ प्लेनेट जो है हमारे पास बहुत ज्यादा प्लेनेट है,
तो उसमें हमारे पास जो अर्थ प्लेनेट है इसमें हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट करती है। इस अर्थ में जो है ये लाइफ मौजूद है, बाकी जो प्लेनेट है उसमें आपको लाइफ जो है वो नहीं मिलेंगी, उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इस अर्थ प्लेनेट में वो कैरेक्टरिस्टिक है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। हम इस अर्थ में जिंदगी जो है वो सरवाइव करते हैं। तो क्यों हम सरवाइव कर रहे हैं? या क्योंकि हमें हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ मिल रही है। हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो ये इन्वायरमेंट हमें ऑक्सीजन जो है ये दे रहा है। अगर आप फिशिस को देखें तो फिशिस के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो हो उनको पानी से मिल सकता है और जगह से नहीं मिल सकता, तो वो वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह जंगल में जो भी जानवर रहते हैं तो उसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो जंगल जैसा हो, तो वो वहाँ रहते हैं। अगर आप एक जंगली जानवर को लाए एक जू में रखे या अपने घर में रखे तो आपको वो इन्वायरमेंट उसके लिए प्रोवाइड करना होगा। अगर आपने उसके लिए वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। सो ये थी हमारी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और हमारा जो फर्स्ट यूनिट था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यूनिट 1, इसमें हमने सारे एस्पेक्ट को थोड़ा बहुत टच दिया। बायोलॉजी को हमने हर एस्पेक्ट से टच दिया, चाहे वो हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एस्पेक्ट हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का एस्पेक्ट हो। अब ये सारी एस्पेक्ट जो है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टरों में। हमारी ये जो चैप्टर था ये एक इंट्रोडक्टिव चैप्टर था और आने वाली हमारे जितने भी चैप्टर्स आएंगे इस चैप्टर का कुछ ना कुछ पार्ट होगा जिसे हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब आखिर में बात रही नोट्स की। अब ये चैप्टर जो है ये एंड तक पहुंच गया तो इसकी जो नोट्स और हमारी बुक्स की जितनी भी एक्सरसाइजेज है उसकी नोट्स जो है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा लिंक है वेबसाइट का। आप उसी वेबसाइट पर जाए और इसका नोट्स जो है वो अपने लिए डाउनलोड करें। आप लेक्चर को देखे उससे अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपना कंसेप्ट बनाए, फिर वहाँ से नोट्स डाउनलोड करें और उसे देखे, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। मैं फिर भी कहता हूँ कि बेस्ट नोट्स जो स्टूडेंट के लिए है वो है बुक। कीप इन टच विद योर बुक। लेक्चर को देखे और फिर अपनी बुक पे जाए और वही बुक जो है वो भी आपके लिए बेस्ट नोट्स है। अदरवाइज आई विल आल्सो प्रोवाइड नोट्स फॉर यू। सो दैट्स वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट रहते हैं, एक है फ्रॉग डाइसेक्शन और दूसरा है मास्टर प्लान एनालिसिस। तो उनको हम एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, उस पर भी मैं 2 वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगा। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।